हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविदा कर्मचारियों के बारे में। दोस्तों, यदि आप संविदा पे काम कर रहे हैं, चाहे अनुदेशक के पद पर हों, दैनिक पंचायत चौकीदार पद पर हों, पीआरटी की नौकरी कर रहे हों, या होम गार्ड में नौकरी कर रहे हों, या आंगनबाड़ी में कर रहे हों, और आप भी चाह रहे हैं कि हमारा भी मानदेय बढ़े, समान काम समान वेतन हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आपको बताएंगे कि समान काम समान वेतन के बारे में और कितना मानदेय उन्होंने बढ़ाया है, मानदेय वृद्धि का उन्होंने क्या तोहफा दिया है। तो अब आप इस वीडियो में माननीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री जी को इस वीडियो में देखिए और सुनिए। का काम भी होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों ने किया। खैर, अब एक समय आया है, हमने नए सिरे से आगे बढ़ना है और हमारे कार्य को फिर से एक बार पीछे न देखते हुए आगे की जरूरियातों के हिसाब से फिर से प्लानिंग करना है। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के प्रमुखों को और एक प्रतिनिधियों को कहकर जाता हूं कि अगले 4 माह के अंदर ही आपके चार्टर के अंदर समयानुकूल परिवर्तन कर कर ढेर सारी नई बातें जोड़कर इसको हम रिलेवेंट भी बनाएंगे और इसको उपयोगी बनाने का भी प्रयास करेंगे और एक नई चेतना, नई जान एक आंदोलन के अंदर करने का हम काम करेंगे। वैसे तो चार्टर बड़ा स्पष्ट है। युद्ध की आपात स्थितियों में लोगों को तैयार करना, नागरिकों की रक्षा करना, युद्ध के प्रभाव से बचने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, अहिंसक नागरिक प्रतिरोध की मानसिकता बनाना, समुदायों को संगठित करना और युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयरिंग में सहायता करना और मनोबल बढ़ाने का काम करना। परंतु कोई भी संगठन अगर उसके चार्टर में 50 साल तक बदलाव नहीं होता है तो संगठन भी कालबाह्य हो जाता है और चार्टर भी कालबाह्य हो जाता है। मैं समझता हूं 50 साल के अंदर देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया है। तकनीक के कारण रिक्वायरमेंट भी बदल गई है और अब देश बहुत आगे निकल गया। अब शायद युद्ध न हो मगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़ सकते हैं क्या? अब शायद युद्ध न हो परंतु हम ट्रैफिक के साथ जुड़ सकते हैं क्या? इस प्रकार की अनेक विध प्रयोग हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के काम में, आपदा के समय में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, इसके लिए सामूहिक मानसिकता की व्यवस्था और इसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सामने का चार्टर बना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस में, इसमें आपकी भूमिका की जगह ये तय नहीं होती तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। मित्रों, कई सारे काम मैंने सोचे हैं जो करना चाहिए। अभी तो हमने एक शुरुआत की है कि बजट के अंदर एक अच्छा प्रोविजन इस बार किया है और इसको हम आगे भी ले जाएंगे। सबसे पहले मैं एक अभिनंदन पूरे देश भर के होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सभी स्वयंसेवकों का करना चाहूंगा। बाद में नई जिम्मेदारी क्या आ सकते हैं इसको मैं एक खुला विचार कर छोड़ रहा हूं। बाद में सभी प्रमुखों से चर्चा कर गृह सचिव के स्तर पर, मेरे स्तर पर विचार कर इसको हम फाइनलाइज करेंगे। परंतु कोविड में जिस तरह से होमगार्ड के जवानों ने और सिविल डिफेंस के जवानों ने भूमिका निभाई और लोगों की सेवा करने का जो जज्बा पूरी दुनिया को दिखाया, इसके लिए आप लोगों को लाख लाख अभिनंदन।
मैंने 5 दिन पहले सरसरी तौर पर कितने लोग कोविड से ग्रस्त होकर मृत्यु की शरण में गए वो भी निकाला। आंकड़ा शायद ज्यादा हो सकता है, मगर मेरे पास 27 लोगों का तो सूची बना है कि 27 होमगार्ड और सिविल डिफेंस के हमारे वॉलेंटियर्स कोविड में किसी की सेवा करते करते खुद कोविड ग्रस्त होकर आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमने निभाई है और इसलिए मैं आप सबको बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, एक रोड मैप अभी ये कच्चा है। मैं सुझावों के लिए आज आप सबके सामने और सारे अध्यक्ष जो बैठे हैं देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के, इनके लिए छोड़कर जाता हूं। एक तो आपातकालीन सेवाओं में योगदान आप करते ही हैं, मगर इसकी ट्रेनिंग व्यवस्थित होनी चाहिए और इसके चार्टर में आपकी जगह भी होनी चाहिए। यातायात प्रबंधन की इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज संस्थागत व्यवस्था करने की जरूरत है। सामाजिक जागरूकता के कई सारे कार्यक्रम जो हमारे चार्टर में नहीं है उसको हमने लेना चाहिए, जैसे नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण और सामाजिक जागरूकता, बुराइयों के खिलाफ जागरूकता। ये सारी चीजें एक बार समाहित होकर हमारे चार्टर में आनी चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए महिला समूहों में जागरूकता फैलाना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़ना, जैसे टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत, कुपोषण के खिलाफ हमारी जंग और हर बच्चे को पोषण युक्त करने का अभियान, इसमें हमने जुड़ना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए और डिजिटल धोखाधड़ी के लिए जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण के संरक्षण में स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक मुक्त भारत और वृक्षारोपण, ये तीनों अभियानों में हमारी एक रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए। कानून और व्यवस्था में सहायता, इसके लिए कई कई जिलों में जहां एसपी उत्साही होते हैं वो करते हैं, नहीं होते वहां नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक व्यवस्था और जिम्मेदारी तय नहीं की है। स्थानीय कानून और व्यवस्था में सहायता का एक रोड मैप बनना चाहिए और इसका जगह कानून और व्यवस्था संभालने वालों की डिजाइन में भी होना चाहिए और आपकी ट्रेनिंग में भी होना चाहिए। शिक्षा में सहयोग, ड्रॉप आउट रेशियो कम करना, 100% एनरोलमेंट करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये तीनों चीजों को भी हमने इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए भी सरकार के कई सारे कार्यक्रम हैं, उसके साथ हमने जोड़ना पड़ेगा। अभी भी कई सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। 50 साल हो गए, अगर हम हमारी भूमिका को बदलेंगे नहीं तो सारे संगठन, दोनों संगठन धीरे धीरे इरिलेवेंट हो जाएंगे, कालबाह्य हो जाएंगे। मेरा मत है कि आज देश की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ये दोनों संगठनों को ज्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए इसकी भूमिका में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा कि यहाँ जो प्रमुख सारे जो आए हैं वो भी एक आध दिन ज्यादा रुक जाए, अगर विवेक भाई आग्रह से उनको कहें, और यहाँ पर रुक कर इस पर जरूर सोचना चाहिए। कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ रही है। मुझे मालूम है मित्रों कि पुलिस में पोस्टिंग को अच्छा नहीं माना जाता है, थोड़ा पनिशमेंट पोस्टिंग का भी भाव रहता है, परंतु ये हमारा दायित्व है। इतने सारे लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हम सेवा के संस्कार के साथ अगर जोड़ सकते हैं तो इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। आपका पोस्टिंग हो गया, ये समय आपको पूरा करना ही है। जब नहीं रहेंगे तब चले जाएं, मगर जब तक है तब तक अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं आप सभी का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक अच्छा नया चार्टर क्या हो सकता है, इसके लिए आपके अच्छे और प्रैक्टिकल सुझाव विवेक श्रीवास्तव जी को दीजिए, वो गृह सचिव जी को देंगे और 4 महीने के अंदर ही आप सबसे चर्चा कर
मैं एक मीटिंग भी बुलाऊंगा बाद में दिल्ली में, इसको पूरी जान भरने की जरूरत में महसूस कर रहा हूं। ट्रेनिंग और नया ब्लड आए, इस पर भी हमने कई आयामों पर, कई बिंदुओं पर सोचना पड़ेगा। ट्रेनिंग ढंग की हो और नए लोग, नए युवा कैसे जुड़े, और दुर्भाग्य से इसको इनकम के साथ जोड़ दिया गया है। वही लोग आते हैं जो समाज के स्वयं आगे आते हैं। हमने प्रयास कर जैसे एनसीसी, एनएसएस में समाज के सभी वर्ग के लोग होते हैं, इसी तरह से होमगार्ड और सिविल डिफेंस में भी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व हो और ये सेवा का एक माध्यम बने, देश के विकास का एक माध्यम बने। भारत सरकार के सभी मंत्रालय अपने अपने विभाग के, राज्य सरकारों के मंत्रियों और सचिवों के साथ इसी प्रकार की चिंतन शिविर का आयोजन कर पूरी टीम इंडिया का जो कंसेप्ट आपका है उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज गृह मंत्रालय 2 दिन से राज्यों के सभी मुख्यमंत्रीगण, गृह मंत्रीगण, उपराज्यपाल और राज्यपाल महोदय सहित सारे अधिकारी यहां बैठकर देश की कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक बात की ओर ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा। जैसे कि सब जानते हैं, हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, परंतु तत्कालीन समय में जब कानून और व्यवस्था आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करते हैं तो कई इस प्रकार की समस्याएं ध्यान पर आती है जो बॉर्डरलेस है, जो राज्यों की सीमाओं से परे हैं, जो क्षेत्र से भी परे हैं और देश की सीमाओं के उस पार से भी कई क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि आतंकवाद, नारकोटिक्स की समस्या, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या, घुसपैठ की समस्या, ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नारकोटिक्स की तस्करी हो और हमारी सीमाओं की फिजिकल सुरक्षा की बात हो। जब तक पूरे देश की पुलिस और केंद्र की एजेंसियों का ये सभी समस्याओं के प्रति रिस्पॉन्ड एक समान नहीं होता, इस समस्याओं के प्रति लड़ने की हमारी रणनीति एक नहीं होती, एक दिशा में एक साथ होकर सभी राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं तो उनका सामना नामुमकिन है। उस दृष्टि से आपका टीम इंडिया का विचार और चिंतन शिविर का आपका मार्गदर्शन गृह विभाग का जहां तक सवाल है सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक है। यहाँ पर कल हमने राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की रोज बरोज की आपाधापी में कई महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं, इस पर हमने ध्यान दिलाने का और सभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। जैसे होमगार्ड और सिविल डिफेंस, नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ना और उनके मन में एक बोध खड़ा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मगर वो आज कई सालों से वैसे ही पड़ी है जो सर्कुलर से होती है। फायर ब्रिगेड, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का डिजिटल होना, आईपीएस डेप्यूटेशन पर राज्यों की ओर से भेजे नहीं जा सकते हैं। भारत सरकार की सभी योजनाओं में खर्च अनुपात में गृह विभाग में राज्यों ने बहुत कम किया है। इस प्रकार की कई समस्याओं पर कल हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया था और सभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने की हमने प्रयास भी किया है। और इसके साथ साथ लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों ने कल बात रखी है। बचे हुए सारे गृह मंत्री आज भी बात रखेंगे, जिसमें राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिसे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहाँ मंच पर रखी हैं, जिसका समाधान
भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नारकोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होने वाली है। और इसके साथ साथ ये पूरे चिंतन शिविर में 2 दिन में आपने आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें गृह मंत्रालय के लक्ष्यों को भी हमने राज्यों के साथ साझा किया है। और 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा तब देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हमारा क्या होगा, इसकी भी आज सबको जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री महोदय, हम सब बहुत आतुर है आपका मार्गदर्शन इस विषय पर प्राप्त करने के लिए, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हम सबको बहुत आनंदित और उत्साहित किया है। अतः पूरे सदन की ओर से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप देश के सभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सारे सुरक्षा के साथ जुड़े हुए एजेंसी के प्रमुख और राज्यों के अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो दोस्तों, आपने अभी भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को देखा होगा और सुना भी होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।